नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पारासर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ऐसे मेरा इंट्रोडक्शन मेरे मित्र तो सभी जानते ही हैं। इसके अलावा मैं आज आपको ज्योग्राफी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्रस्तुत करूँगा, जिसके अंतर्गत आपको भी जानकारी होगी। मैं ये टॉपिक सभी बच्चों के लिए जो रिट की तैयारी करते हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, इसके अलावा पटवारी के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, एसआई के एग्ज़ाम के लिए मैं यह ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है मैं इसको स्टार्टिंग से लेकर लगभग ज्योग्राफी का कम्प्लीटली पार्ट पढ़ाने की कोशिश करूँगा। इसके अंतर्गत मैं सर्वप्रथम आपको इंडियन ज्योग्राफी से प्रारंभ करूँगा, जिसके अंतर्गत आपको इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जानकारी दूंगा। इसके पहले मैं आपको भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी प्रस्तुत करूँगा कि पृथ्वी की गतियाँ, इसकी स्थिति, इसका विस्तार, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं भूगोल की। भूगोल शब्द ही क्या कहता है कि भूगोल। भू का मतलब होता है, हमारी भाषा में कहें तो पृथ्वी। गोल, पृथ्वी क्या है हमारी, गोल है। इसे हम ज्योग्राफी भी कहते हैं। ज्योग्राफी एक यूनानी शब्द है। ज्योग्राफी एक यूनानी शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफ्स। दो शब्दों से मिलकर बना जियो प्लस ग्राफ्स। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफ्स का अर्थ होता है वर्णन करना। पूरा अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करना। ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पृथ्वी की संपूर्ण क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं, जैसे बादलों का बनना, वर्षा होना, समुद्री लहरें, स्थलीय भाग, इन सभी की जानकारी हम किसके अंतर्गत लेते हैं, भूगोल के अंतर्गत लेते हैं। ज्योग्राफी शब्द सर्वप्रथम इरेटोस्थेनिज के द्वारा दिया गया था। ज्योग्राफी शब्द इरेटोस्थेनिज के द्वारा दिया गया। और भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, भूगोल के पिता, भूगोल के पिता हिकेटियस को कहा जाता है। हिकेटियस। यह थी भूगोल के बारे में सामान्य कि भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल को किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, भूगोल में किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। भूगोल को ज्योग्राफी भी कहते हैं। ज्योग्राफी एक यूनानी शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर जियो प्लस ग्राफ से बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफ्स का अर्थ होता है वर्णन करना। भूगोल जो शब्द है वो ज्योग्राफी से निकला और ज्योग्राफी शब्द किसने दिया था, इरेटोस्थेनिज के द्वारा दिया गया। भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, हिकेटियस को कहा जाता है। अब हम भूगोल के अंतर्गत जो टॉपिक आते हैं उनका सामान्य रूप से अध्ययन करेंगे। इसको हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने यह अपने मित्रों की मांग पर, अपने दोस्तों की मांग पर, अपने छात्रों की मांग पर इसे मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं भी लॉकडाउन की वजह से कुछ समय के लिए इससे दूर हो चुका था। तो मेरा टॉपिक भी आपको मिल सकेगा और मेरी तैयारी भी अच्छी होगी, आपकी तैयारी भी इससे और बेहतरीन होगी। आपको भी अच्छी टॉपिक मिल पाएंगे जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। तो हम सर्वप्रथम स्टार्टिंग करते हैं पृथ्वी की गति, स्थिति व विस्तार। हम यहाँ से इसको प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ से अगर हम प्रारंभ करते हैं तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि टॉपिक में किस प्रकार से जो चीज़ें दी गई हैं उनका वर्णन हम किस प्रकार से करें। देखते हैं कि पृथ्वी, हम बात करते हैं ब्रह्मांड की। पहले हम बात करते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में सबसे बड़ा जो सौर मंडल होता है, उस सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है सूर्य। सूर्य के लगभग 8 ग्रह परिक्रमा लगाते हैं। उन ग्रहों में एक ग्रह है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा
करती है। सौर मंडल का एक ग्रह है पृथ्वी, उसका हम अध्ययन करेंगे, इसकी गतियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये किस प्रकार से अपने स्थान से किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलायमान होती हैं, ये अपने अक्ष पर किस प्रकार घूर्णन करती है, उन सभी का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे, पृथ्वी की गति, स्थिति व विस्तार के आधार पर इसका अध्ययन करेंगे। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं इसकी गतियाँ। इसकी दो गतियाँ होती हैं, एक तो होती हैं परिभ्रमण, एक गति होती है परिक्रमण। परिभ्रमण और परिक्रमण, परिभ्रमण को देशांतर भी बोल सकते हैं और परिक्रमण को अक्षांश भी बोल सकते हैं। अब इनकी गतियों का अध्ययन करते हैं तो सर्वप्रथम हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम मैप के द्वारा समझेंगे। यह है हमारा सूर्य, यहाँ पर है हमारी पृथ्वी, सूर्य मैंने आपके सामने दो गतियां लिखी है। एक तो लिखी है परिभ्रमण जिसे हम देशांतर, परिक्रमण जिसे हम बोलते हैं अक्षांश। सर्वप्रथम हम देखते हैं परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति किसे कहते हैं? जो गति रोजाना अपने अक्ष पर परिक्रमा करती है उसे परिभ्रमण गति कहा जाता है। कहने का मतलब यह है जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करती है, उसे परिभ्रमण गति या देशांतर गति के नाम से जाना जाता है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है। जैसे कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमेगी? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। इस वजह से क्या होता है, परिभ्रमण गति की वजह से इसमें मौसम में परिवर्तन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ज्वार भाटा आना, इसके अलावा महासागरीय धाराएं, इसके अलावा दिन रात का बनना किस वजह से होता है? वो परिभ्रमण गति की वजह से होता है। क्या क्या चीज़ें होती हैं जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? एक तो होता है मौसम का बदलना। नंबर सेकंड अगर हम बात करते हैं तो महासागरीय धाराओं में परिवर्तन, महासागरीय धाराओं में परिवर्तन। नंबर थर्ड ज्वार भाटा आना। आदि किसके अंतर्गत होते हैं? ये परिभ्रमण गति के अंतर्गत होते हैं। इसे हम दैनिक गति भी कह सकते हैं, इसे दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। दैनिक का मतलब हुआ कि रोज अपने अक्ष पर परिभ्रमण करने वाली गति को दैनिक गति या देशांतर गति भी कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करती है। नंबर द्वितीय हम बात करते हैं परिक्रमण। परिक्रमण के बारे में हम जानते हैं क्या होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करती है। उसके बाद पृथ्वी क्या होती है कि अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। अब ये परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती हैं? ये करती हैं 365 से 1/4 दिन के अंदर। कहने का मतलब एक वर्ष में 365 से 1/4 दिन होते हैं। उसके अंतर्गत पृथ्वी अपने अक्ष पर परिक्रमण करते हुए सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती। 1/4 को हम 6 घंटे भी लिख सकते हैं।
कितने घंटे लिख सकते हैं हम इसे? 6 घंटे भी लिख सकते हैं। एक छोटा सा मैं इसमें बता देता हूँ कि 365 से 1/4 दिन क्या होता है कि 24 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करती है। कौन करती है? पृथ्वी करती है। अब इसमें क्या है कि प्रत्येक वर्ष ये 6 घंटे ज़्यादा परिक्रमा करती है। तो क्या होता है कि प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीपीय वर्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? एक लीपीय वर्ष। लीपीय वर्ष का अर्थ होता है कि 24 घंटे बढ़ जाते हैं। प्रत्येक 4 वर्ष में 24 घंटे बढ़ जाते हैं। 24 घंटे बढ़ने का मतलब यह है कि एक दिन बढ़ जाता है। 24 घंटे का मतलब क्या हुआ कि एक दिन बढ़ जाना। प्रत्येक 4 वर्ष में एक दिन बढ़ने का मतलब होता है कि उस वर्ष एक दिन आपके लिए ज़्यादा आएगा। आपने देखा होगा कि 3 वर्ष तो आती है 28 फरवरी और एक वर्ष ऐसा आता है जब आती है हमारे 29 फरवरी, क्योंकि 365 से 1/4 दिन धीरे धीरे पृथ्वी प्रत्येक वर्ष परिक्रमा करती है, लेकिन प्रत्येक वर्ष 6 घंटे बढ़ते हुए। कहने का मतलब यूँ है कि 6 × 4 कहने का मतलब हो गए हमारे 24 घंटे। तो प्रत्येक 4 वर्ष में यह अपने 24 घंटे कंप्लीट करती है। कहने का मतलब यह है कि एक दिन की यह बढ़ोतरी कर लेती है। कितने वर्ष के अंतर्गत कर लेती है? हमारे 4 वर्ष के अंतर्गत। और हम बात करते हैं कि दैनिक गति के अंतर्गत, तो हमने देखा इसके अलावा पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो इसकी ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है। ऋतुओं में परिवर्तन, ऋतुओं में परिवर्तन होने का क्या कारण है? इसका कारण है सूर्य अपने अक्ष पर एक स्थान पर है, जबकि पृथ्वी क्या है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रही है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अगर जिस वस्तु में गति या द्रव्यमान होता है तो उसका झुकना जरूरी होता है। कोई भी वस्तु हो, जैसे मैं चल रहा हूँ और मेरे अंदर द्रव्यमान है तो मेरे में झुकाव होगा। उसी प्रकार हमारी जो पृथ्वी है इसके अंतर्गत इसमें गति भी है और इसमें द्रव्यमान भी है। इस वजह से पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है। किस पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री अक्षांश पर। आपको मैं आगे बताऊंगा। इसके अंतर्गत हम इसमें कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा के बारे में भी जानकारी लेंगे। क्या होता है? झुकी होने की वजह से यह हर वर्ष प्रत्येक वर्ष क्या होता है कि इसमें बदलाव होता हुआ रहता है। कुछ क्षेत्रों में गर्मी प्रारंभ हो जाती है तो कुछ क्षेत्रों में सर्दी प्रारंभ हो जाती है। कुछ क्षेत्रों में वर्षा का मौसम बन जाता है, कुछ क्षेत्रों के अंदर गर्मी का मौसम बन जाता है। तो क्या होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तब इसके घूर्णन के साथ साथ इसके अंतर्गत इसके मौसम में भी क्या होता रहता है? बदलाव होता हुआ रहता है। इसीलिए परिक्रमण को हम अक्षांश या वार्षिक गति के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वर्ष में एक बार होती है तो इसे वार्षिक गति कहा जाता है। परिभ्रमण दैनिक गति, परिक्रमण वार्षिक गति। वर्ष में एक बार पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है 365 से 1/4 दिन। कहने का मतलब 1/4 का मतलब हुआ 6 घंटे। अपनी भाषा में समझने की बात करते हैं। 6 घंटे 4 वर्ष बाद कितने हो जाते हैं? 24 हो जाते हैं। 24 होते हैं, एक दिन बढ़ जाता है। इस वजह से लीपीय वर्ष आता है और उस वर्ष हमारे 29 फरवरी आती है। यह प्रत्येक 4 वर्ष के अंतर्गत आता है। परिक्रमण के अंतर्गत हमने देखा कि ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इसके अलावा दिन रात छोटे बड़े होते हैं। कभी रातें बड़े होना प्रारंभ हो जाती हैं, कभी दिन बड़े होना प्रारंभ हो जाते हैं, कभी रातें छोटी हो जाती हैं, कभी दिन छोटे हो जाते हैं। तो पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो इसके अंतर्गत हमारे मौसम में भी बदलाव आता है। इसको हम परिक्रमण, अक्षांश, वार्षिक गति के रूप में जाना जाता है। यह तो हुआ हमारे परिभ्रमण और परिक्रमण। अब आगे हम इसके बारे में और जानकारी लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं। ज्योग्राफी के अंतर्गत 2 शब्द हैं। इसके अंतर्गत हैं, एक तो है उपसौर और एक है अपसौर। ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट कहें या वेरी इम्पोर्टेंट कहें, दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। क्यों इम्पोर्टेंट हैं? क्योंकि एग्जाम में आने लायक
या एग्जाम में ज़्यादातर जो टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं से पूछे जाते हैं। 2 शब्द हैं, मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तो है हमारी सूर्य, ये है हमारी पृथ्वी, और ये हैं, यहां पर भी हैं पृथ्वी। अब दोनों चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, उसको हम यहां पर भी समझेंगे। उपसौर, उपसौर क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य बहुत कम दूरी रह जाती है उसे उपसौर कहा जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य बहुत कम दूरी रह जाती है उसे उपसौर कहा जाता है। कहने का मतलब 14.70 करोड़ वर्ष। मैंने यहाँ पर वर्ष लिखा है, जबकि यहाँ मैं क्या लिख सकता था? किलोमीटर। लेकिन जब सूर्य और पृथ्वी की समय को मापा जाता है या दूरी को मापा जाता है, उसको किस में मापा जाता है? वर्ष के अंदर मापा जाता है। उपसौर के अंतर्गत क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य 14.70 करोड़ वर्ष की दूरी रह जाती है। कितनी रह जाती है? 14.70 करोड़ वर्ष की दूरी रह जाती है, जिसे कहा जाता है उपसौर। उपसौर ये साल में एक बार होता है। ये कब होता है? 3 जनवरी को। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। उपसौर पृथ्वी पर कब होता है? 3 जनवरी को। उपसौर किसे कहा जाता है? जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य बहुत कम दूरी रह जाती है, लगभग 14.70 करोड़ वर्ष, तब क्या होता है? उपसौर होता है। यह कब होता है? 3 जनवरी को। अगली बात करते हैं हम अपसौर की। अपसौर क्या है? अपसौर में क्या होता है कि अपसौर में सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी हो जाती है। अपसौर किसे कहा जाता है? जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी हो जाती है उसे अपसौर कहा जाता है। कहने का मतलब 15.30 करोड़ वर्ष की दूरी। अपसौर किसे कहा जाता है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य 15.30 करोड़ वर्ष की अधिकतम दूरी हो जाती है उसे अपसौर कहा जाता है। यह कब होता है? 4 जुलाई को। ये कब होता है? 4 जुलाई को। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दोनों चीज़ें हैं। उपसौर किसे कहा जाता है? जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य बहुत कम दूरी रह जाती है उसे उपसौर कहा जाता है। उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है। अपसौर किसे कहा जाता है? जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी हो जाती है उसे अपसौर कहा जाता है। ये घटना कब की है? 4 जुलाई की है। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। इस प्रकार से परिक्रमा करती है। किसके परिक्रमा करती है? सूर्य की करती है। कौन? पृथ्वी। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो वर्ष में 2 घटनाएं होती है। एक तो होती है उपसौर की, एक घटना होती है हमारे अपसौर की। उपसौर वाली घटना के अंतर्गत तो क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी कम रह जाती है, जबकि अपसौर के अंतर्गत क्या होता है? तब सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी अधिकतम हो जाती है। उपसौर होता है हमारे 3 जनवरी को, जबकि अपसौर होता है हमारे 4 जुलाई को। बहुत अच्छा टॉपिक था, मैंने आपको समझाया। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ज्योग्राफी के। इसके अलावा हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हुए इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा और दूसरी क्या घटना घटित होती हैं वो घटनाओं के बारे में हम देखते हैं। उसी प्रकार सूर्य ग्रहण और एक होता है चंद्र ग्रहण।
एक तो होता है सूर्य ग्रहण और एक होता है चंद्र ग्रहण। हम देखते हैं इसमें सर्वप्रथम सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण किस प्रकार से होता है? सूर्य ग्रहण, ये तो है पृथ्वी, यह है चंद्रमा और यह है सूर्य। सूर्य ग्रहण शब्द से समझते हैं पहले तो कि सूर्य ग्रहण कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी से जब सूर्य बहुत कम दिखाई देता है या उसके ग्रहण लग जाता है उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण प्रत्येक माह की अमावस्या को आता है। प्रत्येक अमावस को सूर्य ग्रहण होता है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं होता है। केवल वर्ष में 6 से 7 बार ही पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण होता है। ज़्यादातर आंशिक सूर्य ग्रहण होते हैं। क्या होता है कि जब सूर्य पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जब सूर्य पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है, इसकी वजह से सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ये घटना कब की मानी जाती है? अमावस की। प्रत्येक माह की अमावस को ये घटना होती है, लेकिन नहीं होता है आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, जबकि पूर्ण सूर्य ग्रहण तो साल में 6 या 7 बार ही होता है। क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो पहले किस पे गिरती हैं? चंद्रमा पर गिरती है। इसी वजह से सूर्य किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, इसी कारण हम इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसके अंतर्गत आपने एक चीज़ और देखा होगा, सामान्य रूप से हम देखते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय खुली आंखों से नहीं देखते हैं। मना कर दिया जाता है कि हमें सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की तरफ नहीं देखना चाहिए। इसका एक रीज़न ये होता है कि सूर्य से उस वक्त सर्वाधिक पराबैंगनी किरणें निकलती है। क्या निकलती हैं सूर्य से? पराबैंगनी किरणें। ये किरणें हमारी त्वचा और आँखों के लिए खराब होती, इसीलिए मना किया जाता है कि खुली आंखों से सूर्य की तरफ नहीं देखना चाहिए। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तब हमें खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। अब मेरे सामने सर्वप्रथम अमावस मैंने लिखा, तो जिसने सर्वप्रथम देखा उसके दिमाग में आया कि अमावस क्या होता है कि हिंदी माह में 2 चीज़ें आती है, एक तो आती है अमावस और एक आती है पूर्णिमा। 2 चीज़ें आती हैं हमारे हिंदी माह के अंतर्गत, एक तो आती है अमावस और एक आती है हमारे पूर्णिमा। मैं इसको थोड़ा सा डिटेली आपको नॉर्मली समझा देता हूँ, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। क्या होता है कि मान लेते हैं ये गोल चक्र है 1 माह का। कितने माह का? 1 माह का। इसके मध्य मैंने ये रेखा खींच दी है। क्या होता है 1 माह में 30 दिन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। यहाँ पर 14 है ना। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 1 माह में 30 दिन होते हैं। अब यहाँ से चलकर आने के बाद यहाँ पर कितनी तारीख हो गई? कहने का मतलब 15 तारीख। कितनी तारीख हो गई? 15 तारीख। 1 तारीख से प्रारंभ होकर महीने की 15 तारीख को कहा जाता है अमावस। और उसके बाद 16 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, 30 तारीख को कहा जाता है हिंदी माह में पूर्णिमा। क्या कहा जाता है? पूर्णिमा।
स्टार्टिंग के जो 15 दिन होते हैं 1 तारीख से 15 तारीख के मध्य वाले दिनों को कहा जाता है कृष्ण पक्ष। ये कौन से पक्ष में होते हैं? कृष्ण पक्ष में होते हैं। जबकि 16 तारीख से लेकर 30 तारीख वाले पक्ष होते हैं हमारे शुक्ल पक्ष के। कौन से पक्ष के होते हैं? ये शुक्ल पक्ष के। हिंदी माह के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग के जो कृष्ण पक्ष के 15 दिन होते हैं वो अमावस के होते हैं। इसके अलावा 16 तारीख से 30 तारीख के बाद जो शुक्ल पक्ष के होते हैं वो किसके होते हैं? पूर्णिमा को। कहने का मतलब ये है कि माह के अंदर, एक माह के अंदर जो 15 तारीख आती है वो अमावस की, महीना खत्म होता है 30 तारीख को, वो होता है हमारे पूर्णिमा। तो आपको चीज़ समझ में आई होगी। सूर्य ग्रहण किसे कहा जाता है? तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। अमावस क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य जब चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। अगली बात करते हैं हम इसमें चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्या होता है? इसमें क्या होता है? चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य, जब सूर्य चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य व चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ये घटना कब होती है? पूर्णिमा को। ये घटना कब होती है? पूर्णिमा को। मैंने कहा महीने की अंतिम 30 तारीख को। कहने का मतलब महीने की अंतिम 30 तारीख कब होती है? पूर्णिमा को। हिंदी माह की 30 तारीख को हम पूर्णिमा के रूप में कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। यह पूर्णिमा को रोज घटना घटित होती है। हमने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी देखा। मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई है वो सब चीज़ें आपके दिमाग में ऐसे समझ में भी आई होगी, आपके दिमाग में बैठी भी होगी। ये आपके लिए मैंने सबसे नॉर्मली चीज़ें जो सामान्य रूप से भूगोल के टॉपिक में होते हैं, जैसे मैंने परिक्रमण के बारे में आपको बताया, अवसर के बारे में बताया, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में बताया। इसके बाद आता है इसमें अक्षांश और देशांतर। अक्षांश देशांतर, इन्हें लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। अक्षांश और देशांतर क्यों जरूरी है? किसी देश की स्थिति, विस्तार, वहाँ के मौसम की जानकारी, वहाँ के समय को ज्ञात करने के लिए अक्षांश और देशांतरों का होना जरूरी है, क्योंकि इनके द्वारा हम किसी देश की स्थिति के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, वहाँ के समय को निकाल सकते हैं, पृथ्वी की गतियों के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं, मौसम के बारे में। इसके अलावा जो ऋतुएं परिवर्तित होती है, सर्दी, गर्मी, वर्षा, उनके बारे में हम अक्षांश देशांतरों से ज्ञात कर सकते हैं। किसी देश के लिए अक्षांश और देशांतरों का होना जरूरी है। हम देखते हैं अब अक्षांश और देशांतरों के बारे में। यह है हमारी पृथ्वी, ठीक है, और यहाँ पर है हमारे सूर्यदेव। यह तो है सूर्य और यह है हमारी पृथ्वी। अब हम देखते हैं पृथ्वी अपने एक्स पर पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करती है, तो उसी प्रकार से हम देखेंगे पृथ्वी, और इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे? अक्षांश और देशांतर, दोनों चीज़ों के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं अक्षांश और देशांतरों के बारे में। उसके पहले हम इसमें सामान्य जानकारी देख लेते हैं। इसकी दिशाएं लिख लेते हैं। यहाँ पर तो है पूर्व दिशा, यहाँ पर है पश्चिम, यहाँ पर है
उत्तर और यहाँ पर है दक्षिण। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यह है हमारी पृथ्वी जिसकी दिशाएं। पूर्व और पश्चिम में एक रेखा खींची गई है, मध्य की रेखा, जो पृथ्वी की सबसे लंबी रेखा भी मानी जाती है। इसकी कुल लंबाई है 40,076 किलोमीटर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,076 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम के मध्य में ये रेखा खींची गई है। इसकी कुल लंबाई है 40,076 किलोमीटर। यह सर्वाधिक लंबी रेखा मानी जाती है। पृथ्वी पर सबसे लंबी रेखा कौन सी है? इस वाली रेखा को सबसे लंबी रेखा माना जाता है। और इस रेखा को क्या कहा जाता है वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये रेखा क्या है? पृथ्वी के मध्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? मध्य में स्थित है। तो ये क्या हुई कि पृथ्वी के मध्य में, तो इसे हम बोलेंगे 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसे क्या कहा जाएगा? 0 डिग्री भूमध्य रेखा, क्योंकि भू का मतलब पृथ्वी और पृथ्वी के कहाँ पर हैं? ये मध्य में हैं, तो इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री भूमध्य रेखा क्या होता है कि उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध, इसके उत्तर में 90 डिग्री, इसके दक्षिण में 90 डिग्री। इसी वजह से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के मध्य की जो रेखा है वो किस पे आएगी? 0 डिग्री पर आएगी। यहीं से डिग्रियां प्रारंभ होती हैं, जो 1, 2, 3 करते हुए 90 डिग्री तक जाती हैं। जैसे ही ऊपर जाती है 1, 2, 3 करते हुए कहाँ पर चली जाती है? वो उत्तर की ओर चली जाती है। इसीलिए ये मध्य में स्थित होने के कारण इसे भूमध्य रेखा के रूप में जाना जाता है। भू के मध्य में स्थित, इसीलिए इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। आगे हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी रेखाएं हैं।